हेलो बच्चों, अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 चल रहा था हमारा और हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एटॉमिक मॉडल्स, राइट। तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आए थे एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, बहुत सारे मॉडल डिफाइन किए गए। उसमें सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो जे थॉमसन जी ने दिया था। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जे थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, थॉमसन मॉडल में उन्होंने क्या बताया था? जे थॉमसन ने उन्होंने बताया कि एटम जो है वो एक सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि स्फेरिकल इन शेप है। सबसे पहले क्या बताया? एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट जो बताया वो ये कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, मतलब इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है। ठीक है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, यानी पूरे एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है इवनली थ्रू आउट द एटम, ये उन्होंने बताया। और एक उन्होंने ये बताया कि इसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता चल गया ना, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए होते हैं। ये बीच बीच में क्या आ गए? ये बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों। ठीक है, इस तरीके से, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे ये स्टेबल रहता है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा? ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इसको पूरा लिख लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, इसमें धसे हुए होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट। ठीक है, जैसे, और इस मॉडल को उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जो मास है, मास ऑफ द एटम इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स में मास होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स में मास होता है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब जो एटम का मास है वो भी यूनिफॉर्म है, वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक और पॉइंट उन्होंने क्या बताया? मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है सब जगह। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने मॉडल्स के पॉइंट दिए थे। और इस मॉडल को कंपेयर किससे किया? उन्होंने इसको कंपेयर किया रेजिन पुडिंग, केक की जो पुडिंग होती है उससे कंपेयर किया, या वाटरमेलन मॉडल भी हम इसे कहते हैं, वाटरमेलन से कंपेयर किया। जैसे वाटरमेलन होता है ना, तरबूज होता है, उसमें बीच बीच में ग्रीन सीड्स लगे हुए होते हैं। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज का, जो हमने रेड से दिखाया, ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर हो गया, और उसमें बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने किससे कंपेयर किया था? इसको वाटरमेलन से कंपेयर किया, या तो इसे वाटरमेलन मॉडल कह देते हैं हम, ठीक है, या रेजिन पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। रेजिन पुडिंग, जैसे पुडिंग में जो केक होता है उसमें बीच बीच में क्या होते हैं? रेजिन्स लगी हुई होती हैं। इसी तरह से इसमें भी बीच बीच में क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल भी इस मॉडल को कहा गया। ठीक है, तो उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने एक एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक इनिशिएटिव दिया था हमें। ठीक है, तो ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो इस मॉडल के बाद में और एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे रदरफोर्ड जी आए थे, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके जो रिजल्ट्स थे उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। बाद में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये मॉडल फेल हो गया था, ये आगे नहीं चल पाया। लेकिन फिर भी एक ये शुरुआत थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने की। ठीक है, तो ये जे थॉमसन जी का मॉडल था। अब इसके बाद चलते हैं आगे सेकेंड मॉडल की तरफ।
ये हमारा आता है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड को उस समय सिर्फ क्या पता था, उस समय उन्हें सिर्फ थॉमसन वाला मॉडल मालूम था, और थॉमसन ने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, बस उतना ही पॉइंट उनके भी दिमाग में था। ठीक है, उसी को लेते हुए उन्होंने अपना एक सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें तो यही लगता था कि जे थॉमसन ने जो मॉडल बताया है वो ठीक है, तो वो उसी को मान के काम कर रहे थे। ठीक, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, उस एक्सपेरिमेंट का बच्चों नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हमें उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली उन्होंने। गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड की फॉइल हम बहुत पतली थिन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैलिएबल होती है, थिन हो सकती है, इसलिए हमने गोल्ड की फॉइल ली, और गोल्ड की फॉइल पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया। मतलब कि गोल्ड की फॉइल पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स फेंके, डाले। ठीक है, फिर क्या देखा उन्होंने, क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकाला, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सेटअप बनाया वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने लेड का एक चैम्बर बनाया। ठीक है, एक लेड चैम्बर बना दिया, ये आ गया। ठीक, ये लेड का चैम्बर हो गया हमारा, लेड चैम्बर। और इसमें, इस चैम्बर में उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया, जिससे कि अल्फा बीटा गामा रेज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस समझते हो आप, अल्फा बीटा गामा रेज जिससे निकलती हैं, क्योंकि हमें अल्फा पार्टिकल्स चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स लेंगे, इससे बहुत सारे पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, कुछ यहाँ पे लेड चैम्बर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी के यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बीच में इन्होंने आगे की तरफ एक क्या लगा दिया, एक लगा दिया इन्होंने पोलराइजर लगा दिया। यहाँ पे एक पोलराइजर लगा दिया। ये पोलराइजर क्या करेगा, ये अपने अंदर से केवल अल्फा रेस को जाने देगा। ठीक है, अल्फा रेस को जाने देगा, और ये जो अल्फा रेस डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ से आएंगी, उन्हें ये पोलराइजर क्या कर देगा, एक ही डायरेक्शन में कर देगा। ये हमने पोलराइजर लगा दिया, तो अब इसमें से जो रेस निकलती हैं वो सारी एक ही डायरेक्शन में निकलेंगी, इस तरीके से। ठीक है, पोलराइज हो जाएगा, ये एक डायरेक्शन में इसने सारी रेस को कर दिया। अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम 2+। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स हम कहते हैं हीलियम 2+ को। हीलियम 2+ मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हीलियम के न्यूक्लियस को हम कह रहे हैं एक तरह से अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल की उन्होंने बॉम्बार्डमेंट की, किस पर की, अल्फा पार्टिकल की उन्होंने बॉम्बार्डमेंट की एक गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, किस पर की, गोल्ड फॉइल पर। यहाँ पर हमने एक गोल्ड फॉइल लगा दी। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल लगा दी, ये आपकी हो गई गोल्ड फॉइल हो गई ये। ठीक, ये गोल्ड फॉइल हो गई। अब इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया। ये इस तरीके से जा रहे हैं, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स बना दिए। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने ये सोचा था कि गोल्ड फॉइल, भाई थॉमसन के मॉडल में तो यही बताया गया था कि जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल जो हम डाल रहे हैं ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का जो स्फीयर है, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आप डालोगे, फेंकोगे, तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर। क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए उनके बीच में। यानी कि दिमाग में ये था उनके कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स रिपेल हो जाने चाहिए कुछ एंगल से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ बिल्कुल जो रिजल्ट था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने अलग चीज़ें देखी। ठीक है, अब क्या हुआ वो देख लेते हैं। अच्छा, उसे देखने के लिए उन्होंने बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, यहाँ पर इसके बाहर की तरफ, क्योंकि जब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इसके पार निकलेंगे तो वो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आकर टकराएंगे। ये हमने क्या लगा दिया, ये हमने जिंक सल्फाइड की बच्चों स्क्रीन लगा दी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स को हमें डिटेक्ट भी तो करना है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जिंक सल्फाइड की
स्क्रीन हो गई, ये आपकी जिंक सल्फाइड स्क्रीन हो गई, ठीक। लेकिन अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे थे, इतने छोटे होते हैं कि जब वो टकराते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, वैसे कोई भी चीज़ टकराती है तो ये चमक मारती है, इसमें से चमक निकलती है, ठीक है। तो लेकिन अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं साइज में, इतने छोटे होते हैं कि अगर ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर पड़ेगा भी तो भी हमें दिखाई नहीं देगा ठीक से, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसे देखने के लिए प्रॉपरली हमने यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा दिया, यहाँ पर एक क्या कर दिया, यहाँ पर एक जैसे माइक्रोस्कोप होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है ना, ठीक है। तो ऐसा एक डिटेक्टर लगा दिया यहाँ पर जो कि इसको डिटेक्ट कर सकेगा जहाँ भी लाइट हमें दिखाई देगी। तो ये आपका डिटेक्टर हो गया। और ये डिटेक्टर क्या है, ये रोटेट करता रहेगा, ये डिटेक्टर घूमता रहेगा इस तरीके से, क्योंकि पता नहीं है ना कहाँ पर आएंगी रेस, तो ये इस तरह से डिटेक्टर क्या होता है, ये घूमता रहता है। अब देखते हैं होता क्या है। हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, रिपल्शन हो जाना चाहिए था, स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हो जानी चाहिए थी सारी रेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अधिकतर रेस क्या हुआ, सीधी सीधी चली गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल, ठीक है। अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ बच्चों, पास थ्रू द फॉयल, सीधे सीधे चले गए, ठीक है, इस तरह से चले गए, ये, ठीक है, ये स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक। और बहुत कम फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, ठीक है, कम, बहुत कम। मोस्टली तो सीधे सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से, और वेरी फ्यू, बहुत ही कम, सबसे कम, ठीक है। तो बहुत कम पार्टिकल बाउंस्ड बैक, मतलब टकरा कर वापस लौट आए, टकराए फॉइल पर और टकरा कर वापस लौट आए। ये तीन उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे। ये क्या था, ये था दीज वर द ऑब्जर्वेशंस जो रदरफोर्ड ने देखे। क्या देखे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हो गए, वेरी फ्यू, बहुत कम, बाउंस्ड बैक यानी कि टकराकर वापस लौट आए। तो ये तो थे उनके ऑब्जर्वेशंस बच्चों, ठीक है। तो ये तीन तो क्या हो गए ऑब्जर्वेशंस, उनके रिजल्ट्स के। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the foil without any deflection. Second, few alpha particles were deflected by small angles. Third, very few alpha particle bounced back. तो ये तीन क्या थे बच्चों उनके, ये तीन उनके ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे सीधे चले गए, ठीक है, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज एम्प्टी। कोई भी चीज सीधी सीधी कब जाती है, जब उसके रास्ते में कोई हर्डल ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट खाली रास्ता होगा, तभी आप स्ट्रेट चल सकते हैं, है ना। तो मोस्टली रेस जो थी वो स्ट्रेट बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गई, यानी कि एटम के जो स्ट्रक्चर में अधिकतर जो स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज एम्प्टी, राइट। सेकेंड है कि कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई बाय स्मॉल एंगल। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, जो थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बच्चों इवनली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि बहुत कम रेज डिफ्लेक्ट हुई थी, बहुत कम रेज रिपेल हुई थी। तो इसका मतलब बहुत छोटे पोर्शन में कंसंट्रेटेड होता है पॉजिटिव चार्ज। उस छोटे कंसंट्रेटेड पोर्शन के आसपास जो रेज पहुंची होंगी, ठीक है, केवल वही रेज रिपेल हुई, यानी पॉजिटिव चार्ज is not evenly distributed throughout the atom. It is concentrated in a very small volume. पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में जाकर कंसंट्रेटेड होता है, ये पता चला हमें, ठीक है। उसी छोटे से कंसंट्रेटेड जो पार्ट होता है उसी को उन्होंने बाद में न्यूक्लियस कहा, ठीक। उसके बाद वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, टकरा कर वापस लौटा। टकरा कर बेटा बच्चों, टकरा कर कोई भी चीज़ कब वापस आ जाती है, जैसे आप बॉल है, बॉल आप दीवार में मारिए, क्योंकि दीवार बहुत हैवी है तो वो बॉल बाउंस बैक होती है, बॉल वापस आती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब हैवी चीज़ से टकराती है तब वापस आती है,
है ना। तो रेज जो बाउंस बैक हुई, इसका मतलब जो मास है, मास एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इट इज ऑल्सो कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, जो मोस्टली मास है, ऐसा नहीं है पूरा, पर मोस्ट ऑफ द मास उसका कंसंट्रेटेड होता है एक छोटे से स्मॉल वॉल्यूम में, जिसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका मतलब कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो मास होता है एटम में वो किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, क्योंकि वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, उसे हमने न्यूक्लियस कहा उस पार्ट को। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये उनके क्या थे, कंक्लूजन्स थे। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज एम्प्टी। कैसे पता चला, क्योंकि अधिकतर पार्टिकल सीधे सीधे चले गए थे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। पॉजिटिव चार्ज छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि बहुत कम रेज डिफ्लेक्ट हुई थी बाय स्मॉल सम एंगल, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। एटम के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास ऑफ द एटम इज नॉट यूनिफॉर्म। एटम का जो मास है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी एक स्मॉल पोर्शन में कंसंट्रेटेड होता है। तो बच्चों ये इनके ऑब्जर्वेशंस थे, ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले, ये हमने कंक्लूजन्स पढ़े। उसके बाद इन सब के बेसिस पर, ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स के बेसिस पर उन्होंने अपने मॉडल के पॉइंट्स दिए, ठीक है। तो रदरफोर्ड के जो मॉडल के पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे, देखो। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज एंड मास was concentrated in a very small volume called nucleus। उसको क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियस कहा। जहां पर मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है उस पार्ट को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, ठीक है। न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, वो न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ठीक है। बहुत हाई स्पीड से घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि हाई स्पीड तो होगी। अगर स्पीड कम होती, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसकी स्पीड कम होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, खिंच जाएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड। और जिस सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट नाम दिया, ठीक है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। घूम रहा है, स्टेशनरी भी नहीं मान सकते हम, ये भी नहीं मान सकते कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, क्योंकि अगर स्टेशनरी होता तो भी इलेक्ट्रॉन फिर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसमें गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टेशनरी भी नहीं होता है, वो घूम रहा है और हाई स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा। और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, और वो किस तरीके से रुके हुए रहते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये मॉडल था रदरफोर्ड का जो उन्होंने बताया, ठीक है। अब जैसे जे थॉमसन जी के मॉडल में कुछ कमियां थी, ऐसे ही रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थी। कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जो बाद में पूछी गई। जैसे देखो, जैसे एक ड्रॉबैक मैं आपको बताती हूँ। ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के, अगर कोई भी आपने एक फिजिक्स में थ्योरी पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन होता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेशन इट लूजेज एनर्जी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है फिजिक्स की, राइट, ये आपको पता होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज पार्टिकल है और वो अंडर एक्सिलरेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे तो अपनी एनर्जी लूज कर देनी चाहिए, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। कैसे, जैसे इसे ऐसे समझ सकते हो बच्चों, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आपसे कहा गया एक पार्क है बहुत बड़ा सा और उस पार्क का राउंड लगाइए आप, ठीक है। अगर जब इनिशियली आपसे कहा गया और आपके अंदर फुल एनर्जी है तो आप सबसे बड़ा बिल्कुल किनारे किनारे पर पार्क के जाएंगे और बड़ा सा राउंड काट कर आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप घूम रहे हैं, अगर आपकी एनर्जी लूज हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे, तो क्या होगा, जो आपका राउंड है, जो जिस राउंड को आप पहले ले रहे थे, वो राउंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और फाइनली आप बीच में बैठ जाओगे जब आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता चला जाएगा और लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, दिस डज नॉट हैपन, ऐसा तो नहीं होता है। एटम इज स्टेबल, एटम कैसा है, एटम तो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो रदरफोर्ड इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट ड्रॉबैक आता है इनका वो यही आता है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये तो बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। लेकिन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, किस अरेंजमेंट में वो घूम रहा है, कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस उन्होंने नहीं बताया था। तो ये दो ड्रॉबैक हैं। फर्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो बच्चों आज हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। अब इसके बाद जो थर्ड मॉडल आएगा आपका वो आएगा नील्स बोर मॉडल। लेकिन नील्स बोर मॉडल के से पहले बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए थे पहले, तो उनको पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नील्स बोर का मॉडल दिया गया था। तो पहले हम वो सारे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, वेव नेचर है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये सारी चीज़ें बोर्स मॉडल के और ये रदरफोर्ड मॉडल के बीच में आ गई थी। तो ये सब हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बोर्स मॉडल के पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो कमिंग वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। ओके बच्चों, तो लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड subscribe the channel. Thank you so much for watching.